हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी ग्रुप स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ेंगे, लेसन 1। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें सिर्फ पदार्थ के आकार, अवस्था और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम वस्तु को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ का जल बनना, तो बर्फ़ से जल बनेगा और जल को हम फ्रीजिंग पॉइंट पर करके बर्फ़ फिर से बना सकते हैं। गलन यानी बर्फ़ गल जाएगी तो उसको हम बर्फ़ के रूप में फिर से बना सकते हैं। वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, जैसे है कपूर। कपूर को अगर हम रख देते हैं तो कपूर गैस अवस्था में चला जाएगा और गैस से पुनः हम कपूर प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम को अगर पिघला लेंगे तो उसके बाद हम फिर से पुनः मोम को उसी अवस्था में ला सकते हैं। कागज़ के टुकड़े को फाड़ना, कागज़ के टुकड़े को फाड़ देंगे तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसकी केवल आकार में परिवर्तन होता है और अगर हम उसको फिर से वापस ला सकते हैं। नमक का घुलना, बल्ब का जलना, कांच का टूटना, आटे से रोटी बनाना। जैसे आटे से हम रोटी बनाते हैं तो रोटी क्या है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रोटी से हम फिर आटा बना सकते हैं। तो इस तरह से आटे से रोटी बनाना क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो वस्तु को अगर हम या पदार्थ को हम उसी अवस्था में पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर है रासायनिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों, उसके आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स पदार्थ को हम पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूध का दही बनना, तो दूध से दही बनने पर हम पुनः दूध में नहीं वापस आ सकते हैं। कागज़ का जलकर राख बनना, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ अगर जल जाएगा तो उस राख से हम पुनः कागज़ को वापस नहीं बना सकते। लोहे की परत का जंग में बदलना, जंग लगने के बाद लोहा पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता। भोजन का खराब होना, जंग लगना, फल का पकना, तो ये सब हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः उसी अवस्था में पदार्थ को नहीं पा सकते हैं। फिर है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो CaO और H2O है, ये है अभिकारक, ये अभिकारक है, और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ये है उत्पाद। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है उसके कुछ लक्षण पहले से ही स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का बनना, यानी कोई ना कोई गैस बनती है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग में बदलाव आ जाता है और तापमान में यानी टेम्परेचर में भी बदलाव आ जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पादों के नाम हम अगर सूत्र में या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लोहे का
सूत्र है Fe, जल का सूत्र है H2O। तो यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2, ये H2 गैस यहाँ पर निकल रही। तो यहाँ पर जो हम इनके प्रतीक और सूत्र लिख रहे हैं, तो इस तरह से बनने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर, भाई तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर, जब परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर समान होती है तो इसको संतुलित समीकरण कहते हैं। एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है Zn एक परमाणु है, इधर भी Zn का एक परमाणु है, H2 यहाँ पर H2 परमाणु है, S एक है, यहाँ भी S एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इस तरह से तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब फ्रेंड्स, असंतुलित समीकरण जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर बराबर नहीं होती है तो इस समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे Mg का एक अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, और यहाँ पर Mg का एक अणु है और ऑक्सीजन का भी एक है, तो यहाँ पर यह समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो फिर 2MgO हो जाएगा, तब समीकरण संतुलित होगा। फिर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ है योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि योग होना, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके या संयुक्त होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कली चूना है और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल, ये मिल करके बुझा हुआ चूना बनाते हैं, यानी कि 2 अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। फिर है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ है कि अलग अलग हो जाना। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बंट जाता है या 2 से अधिक उत्पाद हमको प्रदान करता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट के 2 अणु हैं और ये Fe2O3 SO2 और SO3 में बट गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमको प्रदान कर रहा है। तो फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में जब गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो यहाँ एक अभिकारक से 3 उत्पाद मिले हैं। इस तरह अभिक्रिया में क्या हो गया? वियोजन, इसलिए कहते हैं अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ है कि भाई एक का स्थान दूसरे द्वारा ग्रहण कर लेना। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के आयन दूसरे यौगिक के आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला बदलकर हल्का हरा हो जाता है। फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ऐसा होता है। लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट और प्लस फेरस, तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कैसे विस्थापित हुए हैं। तो यहाँ पर सल्फेट के साथ में क्या है? कॉपर, और यहाँ सल्फेट के साथ में क्या है? Fe। तो दोनों ने एक अपना स्थान बदल लिया है। फ्रेंड्स साहब, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयनों या घटकों की अदला बदली हो जाती है।
तो यहाँ पर द्विविस्थापन का मतलब है विस्थापन 2 अभिकारकों का होगा। जैसे कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस प्रतिक्रिया में या इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड जल के विलयन के रूप में प्राप्त होता है, जैसे Na2SO4 और यहाँ है BaCl2। तो यहाँ पर SO4 के स्थान पर जो था Na के स्थान पर किया गया है Ba, और जो Ba था बेरियम के स्थान पर क्या हो गया है Na। तो इस तरह से दो आयनों की अदला बदली हुई है, इसलिए यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो फ्रेंड्स, अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिस अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 2O2 तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और प्लस यहाँ पर क्या कहते हैं ऊष्मा, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है। फिर है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा की मात्रा में कमी होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोक की भाप से क्रिया, यानी कोयले पर भाप से जब क्रिया कराई जाती है तो कोक है और उस पर भाप यानी H2O से क्रिया कराई जाएगी, तो यहाँ पे ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जय हिंद फ्रेंड्स।